आज है सैटरडे और हम ला रहे हैं देसी फ्राइडे एपिसोड 4 क्योंकि फेस्टिव सीजन में हम भी थोड़ा बिजी हो गए थे। बट डोंट वरी, आज की एपिसोड एकदम अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करेंगे द रेड हंटर मिनी सीरीज जिसमें 3 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज स्पेलकास्टर स्टूडियो नाम के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है एंड दिस इज एन ऑफिशियल चैनल फॉर स्पेलकास्टर फिल्म वर्क, जहां डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स ग्लोबल ऑडियंस के लिए प्रेजेंट किया जाता है। उनके चैनल का लिंक और इस सीरीज का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसे आप जरूर चेक कीजिए। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको याद दिला दूं कि इस पूरे देसी फ्राइडे सीरीज को हनी गेन स्पॉन्सर कर रहे हैं और मैं आपको हनी गेन के बारे में बताता हूं। देखो, पैसिव इनकम हम सबको कमाना होता है और ऐसे में हनी गेन की मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ अपना इंटरनेट शेयर करके। अब इन पैसों से आप मिलियनेयर नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ, आपके नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर इन गेम परचेजेस वगैरह का खर्चा जरूर निकल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक एयरबीएनबी एंड उबर आपके डिवाइसेस के लिए। यहाँ आपको बस अपने डिवाइस पे हनी गेन को इंस्टॉल करके बैकग्राउंड में रन कर देना है एंड वॉइला, आप पैसे बनाने लग जाओगे। इसमें अगर आप जंप टास्क को इंटीग्रेट करते हो तो आपका कोई थ्रेशोल्ड नहीं होगा और आप 50% तक एक्स्ट्रा कमा पाओगे। अब यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हनी गेन कितना सेफ है। वेल, इट्स 100% सेफ क्योंकि यहाँ बिजनेसेस आपके इंटरनेट का यूज करके पब्लिक डेटा गैदर करती है, जैसे कि अभी बेस्ट डील्स क्या चल रही है, किसी ऑब्जेक्ट का ऑनलाइन अभी प्राइस क्या चल रहा है आपके रेंज में, इत्यादि। और तो और जो भी डेटा इधर उधर हो रहा है वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है। अब हनी गेन को आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करते वक्त आप मेरा कोड हॉन्टिंग जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको इनिशियली $5 मिल जाए। तो वेट क्या कर रहे हो, इंस्टॉल करो हनी गेन को और इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीरीज के पहले एपिसोड के पहले सीन में हम जगन्नाथ शर्मा नाम के किरदार से मिलते हैं जो काफी परेशान और दुखी है। दिन है 1 मार्च 1997 और दशर नाम के गांव में रहने वाला जगन्नाथ उस समय के प्रधानमंत्री गुजरल साहब को चिट्ठी लिख रहा है। चिट्ठी में जगन्नाथ बताता है कि उसका बेटा तनुआ कई दिनों से लापता है। वो आगे कहता है कि गांव वाले अपनी कहानियां बना रहे हैं कि उसे कुछ नरभक्षी उठा ले गए हैं, लेकिन उसे मालूम है कि ये सब सिर्फ अफवाह है। वो प्रधानमंत्री से विनती करता है कि पुलिस वगैरह की मदद उस तक पहुंचाई जाए और उसके बेटे को ढूंढा जाए। अब इस वाकया को 7 साल बीत चुके हैं और हमें 2 अगस्त 2004 का दिन दिखाया जाता है। जगन्नाथ को अपने बेटे का कमरा साफ करते हुए कुछ पुराने सिक्के मिलते हैं, जिसे देखकर वो बिल्कुल दुखी हो जाता है। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि तनुआ को सिक्के इकट्ठे करने का शौक था। इसके बाद जगन्नाथ सिक्का पासी की खिड़की पे रख देता है और वहां से वो बाहर नदी के पास एक आदमी को खड़ा देख पाता है। यह आदमी काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसने अपने सर पर एक जूट मास्क पहना हुआ था। उसे देखकर जगन्नाथ एकदम से चौंक जाता है और उसके पीछे भागता है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद भी जगन्नाथ उसे नहीं पकड़ पाता, लेकिन ये मास्क्ड आदमी वहीं खेत के पास एक कपड़ा छोड़ देता है जिसके अंदर जगन्नाथ को तनुआ का सिक्का मिलता है। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि हो ना हो तनुआ के गायब होने में इस मास्क्ड आदमी का हाथ रहा होगा। खैर, अगली सीन में हम जगन्नाथ को फिर से चिट्ठी लिखते हुए देखते हैं और इस बार वो लिखता है कि 7 साल पहले भी मैंने प्रधानमंत्री तक अपनी चिट्ठी पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज मेरे बेटे को गायब हुए अरसे बीत गए हैं। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आज पहली बार मुझे उसके खोने का सबूत मिला है। गांव वालों की बात सच निकल गई है और सचमुच ही मेरे बच्चे को नदी पार से आने वाले नरभक्षी ले गए हैं। मुझे मालूम है कि पुलिस मेरी कोई मदद नहीं करेगी, लेकिन मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेके रहूंगा। ना रात को सोते वक्त जगन्नाथ को बाहर से जानवरों के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है जो लगातार तेज होने लगी थी। जगन्नाथ अपने हाथ में हथियार लेकर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो नदी के पास जाता है जहां उसे बोट की रस्सी खुली मिलती है और आसपास की मिट्टी भी गीली मालूम पड़ती है। ये देखकर जगन्नाथ समझ जाता है कि नरभक्षी फिर से आए थे और वो अपनी लाठी और हथियार लेकर अंधेरा होने तक वहीं इंतजार करता है, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं आता। अब अगली सीन में हम श्याम नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो पता पूछते हुए जगन्नाथ के घर तक आता है। वो बताता है कि वो पटना से है और जगन्नाथ की दोनों चिट्ठियां उसके पास ही पहुंची थी। श्याम आगे कहता है कि 7 साल पहले इलेक्शन वगैरह में वो बिजी था और वो जगन्नाथ की चिट्ठी को प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा पाया था।
लेकिन इस बार वो उसकी कहानी को न्यूज़पेपर तक जरूर पहुंचाएगा। अब इस पर ऑब्वियसली जगन्नाथ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो कहता है कि अब उसका बेटा जा चुका है और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। श्याम जगन्नाथ को नरभक्षी वाली बात डिटेल में समझाने को कहता है, जिस पर जगन्नाथ अपने बेटे के गायब होने के दिन के बारे में बताता है। जगन्नाथ कहता है कि यह घटना 7 जुलाई 1997 को हुई थी। हम देखते हैं कि तनुआ अपने टॉयज वगैरह के साथ खेल रहा होता है और अपने पिता से शिकायत करता है कि वो उससे हमेशा डॉल्स और कार्स ला कर देते हैं, जबकि उसे हेलीकॉप्टर से खेलना है। इस पर जगन्नाथ उसे पढ़ाई करने पर ध्यान देने को कहते हैं, लेकिन तनुआ कहता है कि अगर वो उसे हेलीकॉप्टर नहीं दिलाएंगे तो वो खुद ही खरीद लेगा। और ये कहते हुए वो उन्हें अपने सिक्कों का कलेक्शन दिखाता है। बेटे को समझा बुझाकर जगन्नाथ सुला देते हैं क्योंकि उन्हें उस शाम नानी के घर जाना था। सोते हुए अचानक फिर वही जानवरों की कराहने जैसी आवाज सुनकर जगन्नाथ उठ जाता है और वो देखता है कि उसका बेटा अपने बिस्तर से गायब है। काफी ढूंढने पर भी तनुआ का कुछ पता नहीं चलता। कहानी सुनने के बाद श्याम वापस आने का वादा करता है और वहां से निकल जाता है। अगली सुबह छत पर काम करते हुए जगन्नाथ अचानक से पासी के पेड़ पे उसी मास्क्ड आदमी को देखता है जो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी नरभक्षी है। जगन्नाथ तुरंत अपना हथियार लेकर उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। काफी दूर भागने के बाद जगन्नाथ रियलाइजेस कि वहां एक से ज्यादा नरभक्षी मौजूद हैं और वो सब उस पर कहीं ना कहीं से नजर रख रहे हैं। उनमें से एक तो जगन्नाथ को धक्का भी दे देता है, लेकिन खुद को किसी तरह संभाल कर जगन्नाथ उल्टा वार कर देता है और इस नरभक्षी का गला काट देता है। यहाँ हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जगन्नाथ तनुआ से कहता है कि अगर वो खिलौने से ही खेलता रहेगा तो दुनिया खिलौना समझकर उसी के साथ खेलना शुरू कर देगी, अतः उसे मजबूत बनना है। इस पूरे स्ट्रगल के बाद जगन्नाथ की हालत काफी खराब हो गई थी। अपने आप को किसी तरह संभाल कर जगन्नाथ उस नरभक्षी का मास्क निकालता है और उसे एक लाठी के ऊपर लगा देता है। इस लाठी को जगन्नाथ उसी नदी के किनारे गाड़ देता है जहां से ये नरभक्षी आते हैं। इसके बाद जगन्नाथ वापस अपने घर चला जाता है और यहाँ पहुंचकर वो अपने हथियार को, जिससे उसने नरभक्षी का गला काटा था, उसे संभाल के रख देता है कि तभी हम खिड़की के बाहर एक और मॉन्स्टर की झलक देख पाते हैं। पहला एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अब दूसरे एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो वो दिन होता है 10 सितंबर 2005। पहले सीन में हम विवेक नाम के एक आदमी से मिलते हैं और विवेक को उसका असिस्टेंट जगन्नाथ की चिट्ठी के बारे में बताता है और हमें मालूम पड़ता है कि श्याम ने जगन्नाथ की कहानी के बारे में पिछले साल एक आर्टिकल लिखा था जिससे उसे काफी नाम और फेम मिला। यहाँ असिस्टेंट विवेक को जगन्नाथ की ओरिजिनल चिट्ठियां देता है जो उसे ऑफिस ग्राउंड से मिली थी। एज अ व्यू हमें मालूम होता है कि हाल ही में यानी कि 8 सितंबर को जगन्नाथ ने फिर से एक चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखी है एंड एज यूजुअल ये चिट्ठी वहां नहीं पहुंची। विवेक को इस कहानी में इंटरेस्ट आ जाता है और ये चिट्ठियां लेकर वो फौरन पटना चला जाता है जहां वो श्याम से मिलता है। विवेक श्याम को जगन्नाथ की तीसरी चिट्ठी दिखाता है और अपना शक जाहिर करता है कि जगन्नाथ ये सारी कहानी मशहूर होने के लिए बना रहा है। इस पर श्याम कहता है कि वो खुद जगन्नाथ से मिलकर आया है और वो सच में एक मजबूर गरीब आदमी है जिसे अपने बेटे की तलाश है। यह सुनकर विवेक गौर करता है कि अगर सचमुच ही जगन्नाथ का कोई बेटा 8 साल पहले गायब हुआ था तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया। वो ये भी कहता है कि इस आदमी ने हर बार बस नए प्रधानमंत्री तक की चिट्ठी लिखी है, जबकि उसे अब तक हजारों दफा कोशिश करनी चाहिए थी। ये सुनने के बाद श्याम भी कंफ्यूज हो जाता है और विवेक उसे सलाह देता है कि वो इस बात के जड़ तक पहुंचने के लिए दशर जाए और पता करे कि जगन्नाथ की कहानी सच्ची है भी या नहीं, वरना उसके आर्टिकल के कारण पूरा ऑफिस बदनाम हो सकता है। दूसरी तरफ हम दशर का सीन देखते हैं जहां जगन्नाथ अपने घर के बाहर खड़ा लगातार एक जलती हुई आग को ताके जा रहा था। कुछ देर बाद उसे धुएं के पीछे वही नरभक्षी खड़ा दिखाई देता है और जगन्नाथ उसकी तरफ झपट पड़ता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जगन्नाथ को किसी ने बांध रखा है और ये नरभक्षी उसी पे हमला करने वाला है। इससे पहले ये मास्क्ड आदमी अपनी कुल्हाड़ी से जगन्नाथ को मार पाता, जगन्नाथ की नींद खुलती है और वो पाता है कि ये सिर्फ एक सपना था। इसके बाद एक सीन में हम जगन्नाथ को तनुआ का टॉय पकड़े देखते हैं और दूसरी तरफ उसी कमरे के एक कोने में तनुआ उसी खिलौने के साथ खड़ा दिखता है। अगले ही पल तनुआ गायब भी हो जाता है एंड दिस अगेन वाज जस्ट अ हेलुसिनेशन। खैर कुछ देर बाद जगन्नाथ को बाहर से वही जानवर की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़कर बाहर निकलता है। जगन्नाथ देखता है कि उसने नदी के किनारे जो मास्क वाला स्केयरक्रो गाड़ा था उसमें अचानक ही आग लग जाती है, जिससे वो काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और वहीं आसपास उन नरभक्षियों को ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे खेत के बीचों बीच एक नरभक्षी खड़ा दिखाई देता है। एक बार फिर से इस नरभक्षी और जगन्नाथ के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, जहां जगन्नाथ इस नरभक्षी को खदेड़ते हुए नदी किनारे तक पहुंच जाता है। यहां पहुंचने के बाद वो किसी तरह इस नरभक्षी को एक रस्सी से बांध देता है और उसे भी अपने हथियार से काट कर मार डालता है। हम देखते हैं कि इस सब के दौरान जगन्नाथ पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर श्याम जगन्नाथ से मिलने आता है, लेकिन घर बाहर से लॉक्ड देखकर वो वहीं उसका इंतजार करने लगता है। इंतजार करते हुए उसे वहां गांव का चौकीदार मिलता है, जिससे
बातों बातों में वो जगन्नाथ के बारे में पूछता है। चौकीदार कहता है कि 1980s में गांव में एक भयानक बाढ़ आया था जिसमें जगन्नाथ ने अपने माँ बाप को खो दिया था। तब से लेकर आज तक वो अकेला ही यहाँ रहता है। इस पे श्याम काफी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन जगन्नाथ का एक बेटा भी हुआ करता था जो कि 8 साल से लापता है। उसे ढूंढने के लिए वो हर कुछ साल पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखता है। इस बातचीत के दौरान जगन्नाथ भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर चौकीदार वहां से तुरंत निकल लेता है। जाते जाते वो श्याम से यह भी कहता है कि अगर उसे जगन्नाथ के बेटे के लापता होने वाली कहानी जाननी है तो वो कभी भी पुलिस स्टेशन चला जाए। एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि अब जगन्नाथ के शरीर पर खून के कोई निशान थे भी नहीं। एनीवे, जगन्नाथ श्याम से पूछता है कि वो यहाँ यूं ही आए हैं या फिर से उनके हाथ जगन्नाथ की कोई चिट्ठी लगी है। इस पर श्याम जगन्नाथ से कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए मैंने पिछले साल अखबार में आर्टिकल लिखा जो कि पूरे जिले में काफी फेमस हुई, फिर भी तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी। जगन्नाथ कहता है कि उसे मालूम है कि पुलिस उसका कोई मदद नहीं करेगी। ये सुनकर श्याम थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर तक खत पहुंचाने के लिए लोग 100 चिट्ठियां लिखते हैं, हर महीने कोशिश करते हैं, और तुम बस 3 चिट्ठी लिखे, वो भी पिछले 8 साल में, वो भी अलग अलग पीएम को। इस पर जगन्नाथ कहता है कि एक चिट्ठी लिखने के बाद वो इसके जवाब का इंतजार करता रहता है। इस बहस के दौरान श्याम ये तक कह देता है कि अगर उसका बेटा जिंदा होता तो 8 साल तक गायब नहीं रहता, और उसे लगता है कि जगन्नाथ पूरी कोशिश भी नहीं कर रहा है। लेकिन जगन्नाथ काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने देखा है वो नरभक्षी नदी के उस पार से आते हैं और एक मुखौटा पहने रहते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। इसी दौरान श्याम को विवेक का कॉल आता है, जहां विवेक उसे समझाता है कि उसने उसे पहले ही कहा था कि ये बनी बनाई कहानी है और कुछ भी नहीं। कुछ देर बाद हमें वो बाहर से अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई देती है और जगन्नाथ अपना हथियार निकालकर खड़ा हो जाता है। वो श्याम को बताता है कि नदी पार से फिर वही जानवर आ रहे हैं। वो ये भी कहता है कि जब भी ये नरभक्षी आते हैं तब ऐसे ही किसी सियार जैसे जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। ऐसे में श्याम को अभी के अभी वहां से निकल जाना चाहिए। जगन्नाथ की बात सुनकर श्याम डर जाता है और फौरन अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। इधर जगन्नाथ को घर के दरवाजे वही नरभक्षी खड़ा दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागता है। now, रास्ते से जाते हुए श्याम को सुबह दशर आते हुए एक घटना याद आती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि श्याम रास्ते में चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुका था जहां उसे यही कराहने की आवाज सुनाई दी थी। वो दुकानदार से आवाज के बारे में पूछता है, जहां दुकानदार उसे बताता है कि गांव में जब भी गंगा मैया आती है तब यह आवाज सुनाई देती है। वो ये भी कहता है ये आवाज एक वार्निंग की तरह है। श्याम अपनी बाइक से उतरकर नदी की तरफ झांकता है जहां उसे नदी में तेजी से आता हुआ बहाव दिखाई देता है। श्याम वही बने डैम को भी देखता है जहां से पानी तेज करंट से नदी में बहे जा रहा था। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नरभक्षी को पकड़कर जगन्नाथ एक बार फिर से अपने हथियार से लगातार हमला किए जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो अपने वेपन से सिर्फ जमीन को मारे जा रहा था। और एज ए व्यूअर हम पहली बार देख पाते हैं कि वहां कोई मौजूद था ही नहीं। इधर श्याम भी वहीं रुककर दूर से जगन्नाथ को ऑब्जर्व कर रहा होता है और दूसरा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नाउ फाइनल एपिसोड की शुरुआत में हम श्याम को देखते हैं जो कि जगन्नाथ को दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। जगन्नाथ लगातार अपने हथियार से कभी जमीन पे तो कभी हवा में वार किए जा रहा था, मानो वहां कोई मौजूद हो। ये सब देखकर श्याम काफी घबरा जाता है और वहां से निकलकर अपने एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त से मिलने जाता है। श्याम अपने दोस्त डॉक्टर मनोहर को बताता है कि जिस आर्टिकल को लिखने के बाद उसे इतना नाम और शोहरत मिला, उसी आर्टिकल ने आज उसे बहुत मुसीबत में डाल दिया है। श्याम कहता है कि जगन्नाथ कोई पागल मालूम होता है जिसे डैम के सायरन की आवाज किसी भेड़िया सियार की आवाज जैसी मालूम होती है। इसके साथ ही वो मनोहर से नरभक्षी वाली बात भी बता देता है। ये सब सुनकर मनोहर कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि जगन्नाथ को दृष्टि भ्रम हुआ है, जिसे हम हैलुसिनेशन भी कह सकते हैं। इसमें अक्सर लोगों को ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई देती है जो कि वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मनोहर श्याम को इस बारे में और पता लगाने की सलाह देता है और उसे जगन्नाथ की पूरी कहानी पर एक और आर्टिकल लिखने को कहता है ताकि पब्लिक में उसकी इमेज भी साफ हो जाए और जगन्नाथ को भी मदद मिल सके। इस बारे में पता लगाने के लिए श्याम पुलिस स्टेशन जाता है और पुरानी फाइल्स चेक करता है। खोजबीन के दौरान उसे पता चलता है कि वाकई में 1997 के मार्च महीने में जगन्नाथ ने अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। यह देखकर श्याम काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपने पिछले आर्टिकल में पुलिस को काफी बदनाम कर दिया था, जबकि पुलिस ने 1997 में जगन्नाथ के बेटे की रिपोर्ट लिखी भी थी और तलाश भी की थी। श्याम गांव में पूछताछ करता है, उसे पता चलता है कि 1997 मार्च में एक भयानक बाढ़ ने पूरे बिहार में तबाही मचाई थी। इस बाढ़ में जगन्नाथ के बेटे के अलावा 15 और बच्चे भी दह गए थे। तो अगली सीन में हम देखते हैं कि श्याम विवेक से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहां वो विवेक को सारा माजरा समझाता है। इसी सीन में हमें जगन्नाथ की पूरी ट्रेजेडी समझ आती है। श्याम कहता है कि सरन तट बांध नाम का डैम डस्टर के बीचों बीच है। इस डैम के एक तरफ जगन्नाथ का घर है और दूसरी तरफ बाकी गांव वाले रहते हैं। अब जब कोई भी डैम का सायरन बजता है या बाढ़ आती है तो जगन्नाथ के घर के पास से पानी होकर निकलता है। 1980 में ऐसे ही एक बाढ़ के दौरान जगन्नाथ ने अपने माता पिता को खो दिया, जिसके बाद उसे डिप्रेशन की बीमारी हो गई। किसी तरह शादी हुई और बेटा
तनुआ को जन्म देते वक्त माँ भी गुजर गई। इसके बाद जगन्नाथ जैसे तैसे सब सह लेता, जी लेता, लेकिन 1997 में आई बाढ़ ने उसके बेटे को निगल लिया। तब वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे हाई डिप्रेशन और सेंसरी परसेप्शन फेल होने की वजह से आवाजें सुनाई देने लग गई। यही नहीं, जब कभी डैम का सायरन उसे सुनाई देता है, उसे लगता है कि नदी पार से नरभक्षी बच्चों को उठाने आ रहे हैं। वो आड़ी तलवार निकलता है और कभी जमीन पे तो कभी हवा में वॉर करके समझता है कि वो नरभक्षियों को मार रहा है। विवेक पूछता है कि आखिर पानी किसी को नरभक्षी कैसे दिख सकता है। इस पर श्याम कहता है कि रिसर्च में यह पाया गया है कि इंसानी दिमाग किसी भी सोच और कल्पना के पार पहुंच सकता है, यानी कि हमारे कल्पना शक्ति की कोई सीमा नहीं है। हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि बचपन की कहानियां सेल्फ डिसेप्शन का रूप ले ले। बचपन में शायद किसी ने नानी दादी की कहानियों की तरह जगन्नाथ को नरभक्षी की कहानी सुना दी और उसका दिमाग आज भी इसी सच को मान रहा है। ये सब सुनने के बाद विवेक श्याम को सलाह देता है कि वो जगन्नाथ को पागल करार देकर ये आर्टिकल लिख दे ताकि पुलिस वाले उस तक ना पहुंचे। लेकिन श्याम से इसकी वो नहीं चाहता कि गांव पुलिस के लोग जगन्नाथ को पागल समझकर किसी पागल खाने में डाल दे, क्योंकि वहां उसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मनोहर के क्लिनिक से आए लोग जगन्नाथ को अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं और श्याम उसे पहुंचाने आया है। यहीं पास ही में बैठा एक गांव वाला श्याम से कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, बेचारा जगन्नाथ किस्मत का मारा था। एक तो बचपन में माँ बाप गुजर गए, फिर बीवी के साथ दुष्कर्म हुआ और अंत में बच्चा भी नहीं रहा। यह सुनकर श्याम चौंक जाता है और इस आदमी से कहता है कि जगन्नाथ के हिसाब से तो उसकी बीवी तनुआ को जन्म देते ही मारी गई थी, लेकिन गाँव वाला ये आदमी श्याम से कहता है कि असल में जगन्नाथ की बीवी सरिता शर्मा को 3 लोगों ने दुष्कर्म के बाद मार डाला था। इस सच का पता लगाने ही श्याम वापस पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे मालूम होता है कि 1997 में जगन्नाथ ने अपनी बीवी के रेप और मर्डर का भी रिपोर्ट दर्ज करवाया था। थानेदार उसे यही बताता है कि 2 आरोपी पहले ही मारे गए हैं और तीसरा अभी लापता है। ये सब जानकर श्याम काफी आग बबूला हो जाता है और तुरंत जगन्नाथ से मिलने अस्पताल पहुंचता है। वो सारा सच जानने के लिए जगन्नाथ से उसकी बीवी के मौत का सच पूछता है। ये सुनते ही जगन्नाथ मुस्कुराने लगता है और कहता है कि चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक परिवार था, काफी खुशहाल, घर में किसान, उसकी बीवी और उनका बेटा साथ साथ हंसी खुशी रहते थे। एक दिन कुछ बदमाशों ने उसकी बीवी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। जब किसान ने बीवी की लाश देखी तो वो पागल हो गया और कसम खाई कि वो गुनहगारों को नहीं छोड़ेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिन 2 नरभक्षी को जगन्नाथ ने मारा था वो असल में वही 2 लोग थे जो उसकी बीवी के कातिल थे। जब इन हैवानों ने सरिता पे हमला किया था तब इन्होंने वैसे ही मास्क पहन रखे थे जैसा हमें एपिसोड्स में दिखाया गया है। हम आगे देखते हैं कि जब श्याम दूर से जगन्नाथ को देख रहा था तब जगन्नाथ हवा में और जमीन पे ऐसे ही जो वेपन्स चला रहा था वो मात्र उसकी एक्टिंग थी, ताकि श्याम को लगे कि जगन्नाथ दिमागी रूप से अस्वस्थ है। जगन्नाथ ये भी कहता है कि आप पटना से 10 चढ़ ऐसे ही नहीं आए, बल्कि मेरी अजीब चिट्ठियों ने आपको यहाँ पहुंचाया है। इस पर श्याम को याद आता है कि विवेक ने उसे सलाह दी थी कि यह आदमी जो चिट्ठी लिख रहा है सिर्फ हाईलाइट होना चाहता है, मानो उसका कोई मकसद हो। जगन्नाथ श्याम को सलाह देता है कि जो जैसा चल रहा है ना साहब, वैसे ही चलने दिया जाए। आप अपना लेख लिखिए और मुझे पागल करार दीजिए, मुझे एक मजबूर बाप की तरह पेश कीजिए ताकि आप सुरक्षित भी रहें, आपको नाम और इज्जत भी मिल जाए और मैं भी सुरक्षित रहूं। श्याम अभी भी ये सब प्रोसेस कर ही रहा था कि उसे थानेदार का फोन आता है जो उसे बताता है कि सरिता रेप मर्डर केस का तीसरा मुजरिम जगदीश भी मारा गया है। श्याम ये सुनकर शॉक रह जाता है और वो जगन्नाथ से पूछता है कि अगर वो यहाँ है तो तीसरे कातिल को किसने मारा। टू हिज अटर सरप्राइज जगन्नाथ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि लगता है आपने कहानी ठीक से नहीं सुनी। किसान के परिवार में 3 लोग थे जिनमें से एक उसका बेटा भी था। यहाँ हमें दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ फिल्म के हर एक सीन में जगन्नाथ का बेटा तनुआ भी शामिल था। इनफैक्ट तनुआ ने ही खून करने में और कवर अप करने में अपने पिता को साथ दिया था। यही नहीं, वो सीन जिसने हमने तनुआ को जगन्नाथ का हैलुसिनेशन समझा था उनमें भी वो एक्चुअली मौजूद था। सारी कहानी जानकर श्याम बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जगन्नाथ हंसते हुए कहता है कि बेहतर यही होगा सब कुछ वैसे ही चलने दिया जाए जैसा चल रहा है, क्योंकि अगर आपने मुझे फंसाया तो साथ देने के जुर्म में आप भी नहीं बचेंगे। इसी के साथ द रेड हंटर की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सीरीज एंड आई नो आपके मन में थोड़े सवाल हो सकते हैं, तो चलिए शॉर्ट में से डिस्कस करते हैं। तो जगन्नाथ बेसिकली डैम के उस पार रहा करता था और वो शुरू से ही गांव वालों से अलग रहता था। उसने अपने माँ बाप को खो दिया था और बाद में उसकी बीवी के साथ भी ये भयानक हादसा हुआ। ये तीनों मर्डरर्स जरूर नदी पार करके गांव के उस तरफ से बोट में ही आए होंगे और मे भी फिल्म के दौरान भी आते होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जगन्नाथ नदी किनारे वो मास्क वाली लाठी गाड़ देता है और बार बार यहीं आकर चेक भी करता है कि कोई उस पार से आया कि नहीं। हम समझ पाते हैं कि गांव वालों को जगन्नाथ के बारे में ज्यादा मालूम है ही नहीं।
चौकीदार कहता है कि जगन्नाथ शर्मा की कहानी सबके लिए पहली ही है। बीवी की मौत और 1997 का बाढ़ एक ही समय में होने के कारण शायद जगन्नाथ ने अपने बेटे के खो जाने की बात फैला दी। अब जाहिर सी बात है कि जगन्नाथ एक्चुअली में तनुआ को खोजना नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ ये बात सबके मन में रखना चाहता था कि तनुआ लापता है, ताकि बाद में वो दोनों बाप बेटे मिलकर अपना बदला ले सके। धीरे धीरे करके जगन्नाथ और तनुआ इन तीनों मर्डरर्स को मार डालते हैं। दूसरे लोगों को वो ये दिखाते हैं कि तनुआ लापता है और जगन्नाथ एक हारा हुआ बाप है जो चिट्ठी वगैरह लिखता रहता है। फिल्म में शुरू से ही जगन्नाथ के कपड़ों को मिट्टी कीचड़ में सना दिखाया गया है, ताकि ये बात स्थापित हो सके कि वो नदी पार करके किसी नरभक्षी को मारता है। कई सीन्स में हम किसी को श्याम पर नजर रखते भी देखते हैं, विच फर्दर प्रूव्स कि ये सब जगन्नाथ और तनुआ का प्लान था। यहाँ तक कि आप गौर करें तो पाएंगे कि प्रधानमंत्री को बेटे के खोजने का पहला खत जगन्नाथ ने मार्च 1997 में लिखा था, जबकि वो श्याम को जब ये घटना सुनाता है तो वो कहता है कि ये जुलाई 1997 में हुई है। दोनों बातों में एनोमलीज है। अगर फ्लैशबैक को याद किया जाए, इसमें जगन्नाथ ने तनुआ के गायब होने वाली कहानी सुनाई थी, तब उसमें भी तनुआ के नानी घर जाने की बात की गई थी, विच कैन बी ए साइन कि मे बी तनुआ को जगन्नाथ ने वहीं छोड़ रखा था टू प्रूव हिज थियरी। हम समझ सकते हैं कि वो शुरू से ही खुद को पागल साबित करना चाहता था, विच वॉज अ क्लेवर मूव। खैर इन द एंड ये सब बस थियरीज है। हम बस इतना जानते हैं कि जगन्नाथ और तनुआ ने कुछ तो खेल रचा और उसने इन तीनों किलर्स को मार दिया। लेकिन हाँ, मोस्टली मेरी बताई बात सच है। तो बस ये थी थियरीज। मुझे पर्सनली ये सीरीज काफी पसंद आई। अब जैसा मैंने बताया कि फिल्म को देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लगे हाथों आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में सबसे ऊपर दिए लिंक पे क्लिक करके आप हनी गेन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और वहां मेरा कोड हॉन्टिंग का इस्तेमाल करें टू गेट $5 इंस्टेंटली। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।